राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का स्टडी कर रहे थे। पहले आपको हम सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट अवधारणा को हमने बताया और सिखाया। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स का चर्चा किए कि प्रोग्रेशन कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। माने समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरोत्तर श्रेणी, 3 प्रकार के श्रेणी की बात हमने किया। उसमें पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि समानांतर श्रेणी के भी टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, इसका चर्चा करेंगे हम लोग। मतलब समानांतर श्रेणी में हम लोग हैं। अब स्टूडेंट, इसे हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं। देखते हैं। एक को हम लोग कांस्टेंट एपी कह लें, दूसरे को इंक्रीजिंग एपी कह लें और तीसरे को डिक्रीजिंग एपी कह लें और एक इमेजिनरी एपी कह लें। ये 4 प्रकार का भी हम बांटते हैं। और ये जो टाइप का बंटवारा है, ये टाइप का बंटवारा जो किया गया है वो कॉमन डिफरेंस के आधार पर किया गया है। कॉमन डिफरेंस के नेचर के आधार पर किया गया है। जैसे ही हम आपको सीक्वेंस के डिफिनेशन में हम आपका चर्चा किए थे कि सीक्वेंस हमारे पास इसका प्रांत जो है डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन रियल नंबर होता है, या फिर कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। अगर कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसका अर्थ है कि ऐसी स्थिति में ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा। ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा स्टूडेंट। और जब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो उसी से इमेजिनरी एपी का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। और इस सिचुएशन में अगर देखते हैं तो यहां ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। तो ऐसी स्थिति में ये वास्तविक आप कह सकते हैं कि अनुक्रम होगा, और ये वास्तविक अनुक्रम ही कांस्टेंट एपी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि कांस्टेंट एपी क्या है। अगर एपी का कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए तब उस एपी को कांस्टेंट एपी कहते हैं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 0 हो तो उसे कांस्टेंट एपी कहते हैं।
कांस्टेंट एपी कहते हैं, पहली बात है। और कांस्टेंट तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में भी एग्जिस्ट कर सकता है और रियल सीक्वेंस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। देखते हैं एग्जांपल। 2 2 2 2 2 2 इस प्रकार का सीक्वेंस है, इस प्रकार का सीक्वेंस है। यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो d है वो 2 - 2 = 0 है। जैसे ही 0 हुआ, इसका मतलब कि ये एपी जो है वो एपी कैसा है, तो ये कांस्टेंट एपी है। एक दूसरा एग्जाम्पल का भी चर्चा हम कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 4, फिर 2 + 3 आयोटा, इसी प्रकार का एक सीक्वेंस हमारे पास में है। ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है। यहां भी डी जो है सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये फाइनल 0 + 0 × आयोटा बराबर 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट एपी जो है वो रियल सीक्वेंस में भी एग्जिस्ट करेगा। ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसका जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस और इसको रियल सीक्वेंस कहेंगे। ये सीक्वेंस ही देख रहे हैं कि रियल सीक्वेंस में भी आपका कांस्टेंट एपी का कॉन्सेप्ट आता है और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में भी कांस्टेंट एपी का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा हमारे पास में है इंक्रीजिंग एपी। अब इंक्रीजिंग एपी क्या है? अगर एपी का कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब ऐसी स्थिति में वह इंक्रीजिंग एपी कहलाएगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस का मान 0 से अधिक हो तो उसे इंक्रीजिंग एपी कहेंगे, इंक्रीजिंग एपी कहेंगे या एपी कहते हैं। जैसे 1, 3/2, 2, 5/2, 3 ऐसे ये एपी है और ये इंक्रीजिंग एपी है, वैल्यूज बढ़ रहा है। 1 है 1.5, 2 2.5, 3 इस प्रकार से ये वैल्यू इसका बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है। और इसका अगर डी देखते हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/2 है विच इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसे हम इंक्रीजिंग एपी कहेंगे या इंक्रीजिंग एपी कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो कांस्टेंट एपी, और कॉमन डिफरेंस अगर 0 से बड़ा है ग्रेटर देन, आप शॉर्ट में याद रखिए कांस्टेंट एपी जब हम कह रहे हैं तो यहां d = 0 है, बस इतना से काम चल जाएगा। और जब इंक्रीजिंग एपी का चर्च करेंगे तो d इसमें ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब वो हमारे पास में इंक्रीजिंग एपी कहलाता है। अब तीसरा देखते हैं डिक्रीजिंग एपी। अब यहां अगर एपी का कॉमन डिफरेंस
अगर एपी का कॉमन डिफरेंस 0 से कम हो तो उसे डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। ये डिक्रीजिंग एपी कहते हैं इस प्रकार से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 ऐसे ऑन। तो यहां जो डी है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो 8 - 10 -2 हो गया, लेस देन 0 हो गया। जैसे ही लेस देन 0 हुआ, ये हमारे पास में ये कैसा एपी है आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि यह डिक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है। माने कहने का अर्थ है कि इसमें डी का मान लेस देन 0 होता है। चौथा एपी जो है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी एपी की बात कर रहे हैं, तो अगर एपी का कॉमन डिफरेंस इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो तो उसे इमेजिनरी एपी कहते हैं, तो उसे इमेजिनरी एपी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 + 3i, 3 + 4i, 4 + 5i ऐसे ऑन। अब यहां डी निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 + 4 आयोटा -2 + 3 आयोटा, तो 3 + 4 आयोटा -2 - 3 आयोटा, तो 1 + आयोटा हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ही आयोटा है इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस प्रकार का जो हमारे पास में एपी आएगा उसी एपी को हम लोग इमेजिनरी एपी के नाम से जानते हैं। आप इसे इमेजिनरी एपी के नाम से जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि समानांतर श्रेणी को कॉमन डिफरेंस के आधार पर हम 4 वर्गीकृत कर सकते हैं और 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कांस्टेंट एपी, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी और इमेजिनरी एपी। जिसमें डी इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें डी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब यहां क्या है कि यहां जब डी निकालेंगे तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फिर इमेजिनरी नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये हमारे पास में ये एपी इमेजिनरी एपी कहलाएगा। तो ये डी को आधार मानते हुए हमने इसका वर्गीकरण किया। अब देखते हैं कि इसका यनमा पद क्या होगा, जनरल टर्म। ऑफ एन एपी की बात कर रहे हैं। जनरल टर्म का मतलब होता है सामान्य पद। सामान्य पद। अगर हम
किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए ले लें और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस को डी ले लें और अंतिम पद भी लेते हैं यल ले लेते हैं, तो एपी क्या होगा? तो ए, अब डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एस वन, और लास्ट पद अगर यल है तो उसके पहले डी घटते जाएगा, यल माइनस डी, यल माइनस 2d, यल माइनस 3d, इस प्रकार से यल तक पहुंचेंगे और इसी पद को हम लोग सामान्य पद कहते हैं। ये एपी का सामान्य पद है। ये दोनों बात याद रखना है, फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंडिंग। अगर बिगिनिंग से कर रहे हैं तो आप डी जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलते जाएगा, और अगर अंतिम से चल रहे हैं तो डी घटाते जाएंगे तो हमें यल में डी घटाएंगे तो अंतिम सेकेंड पद मिलेगा, और उसमें डी घटाएंगे तो अंतिम हमारे पास में सेकेंड लास्ट मिलेगा, फिर थर्ड लास्ट मिलेगा, फिर फोर्थ लास्ट मिलेगा, ऐसे आपको मिलते चला जाएगा। माने अंतिम से क्या करना है? डी को घटाना है, और अगर शुरू से देखेंगे तो डी को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अब यहां क्वेश्चन जो है दो प्रकार की बात आती है कि nth टर्म निकालना है। अब nth टर्म हमें कैसा निकालना है? एक तो है कि शुरू से आप करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करके nth पद को निकालिए, और एक है कि अंतिम से nth पद को निकालिए। शुरू से अंतिम पद को यन पद को निकालिए और अंतिम से यन पद को निकालिए। मतलब यहां दो हिस्से में यह बात बढ़ती है, शुरू से एपी का nth पद ज्ञात करें। यह हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म तो फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, डबल एन आई एन, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से आप निकाल रहे हैं। तो हम देखें कि इसका प्रथम पद जो है वो ए है और सार्व अंतर जो है वो डी है। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया। अब इस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद 2 हो गया, तो डी जोड़ेंगे इसमें तो सेकेंड पद आएगा। इसे लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 माने ए प्लस 2d, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए स्टूडेंट, डी को लिखे हैं 2 माइनस 1, यहां 2d है तो इसे लिख रहे हैं 3 माइनस 1, मतलब ये 2 है तो इसको 2 मिला रहे हैं, ये 3 है तो 3 मिला रहे हैं, ये 1 है तो 1 मिलाए हैं, इसलिए 0d है। यहां d का वैल्यू 0 है, इसलिए 0 को ही हम लिखे हैं 1 माइनस 1। रिलेशन स्टेबल करने के लिए सीखना होगा। A4 है तो एक्चुअल में a प्लस 3d है तो ये 4 है, तो 4 में व्यक्त करेंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐस ऑन कर दीजिए तो nth टर्म हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, a सभी में है तो a तो रह गया, उसके बाद माइनस 1 भी सभी में है और d भी है, ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4, तो 1 में 1 माइनस 1, 2 में 2 माइनस 1, 3 में 3 माइनस 1, 4 में 4 माइनस 1, तो n में n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये nth टर्म ज्ञात हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से
एपी का nthवां पद जो है ये हमारा ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार से कह सकता है कि नहीं अंतिम से nth पद निकालो, ये निकाले शुरू से nth पद को निकाले। अब कह सकता है कि नहीं अंतिम से nth पद को निकालो, और जब अंतिम से nth पद को निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप डी घटाते जाएंगे। तो देखते हैं अंतिम से nth पद क्या होता है। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं स्टूडेंट। अंतिम से nth पद ज्ञात करें, ये है। माने nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम इंड, अंतिम से चलना है। nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड, अंतिम से। और जब अंतिम से चलेंगे तो अंतिम पद को मानना होगा। अब यहां मानते हैं अंतिम पद, अंतिम पद हमारा यल है, और कॉमन डिफरेंस जो है, सार्व अंतर जो है वो डी है। तो देखिए हम अभी बताए थे आपसे, शुरू छोड़ दे रहे हैं, क्या होगा यल, यल माइनस डी, यल माइनस 2d, यल माइनस 3d, इस प्रकार से घटता हुआ आएगा। अब यहां nth निकालना है, इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, a1 डैश कर लेते हैं। अंतिम से पहला पद, इसे क्या कहेंगे, अंतिम से पहला पद, इस प्रकार से यल है। अंतिम से दूसरा पद, उसे a2 डैश मान लेते हैं, यल माइनस डी। उसी प्रकार से अंतिम से तीसरा पद, a3 डैश, 1 2 3, यल माइनस 2d। अंतिम से चौथा पद, a4 डैश, a माइनस 3d हो गया। अब जरा इसे अरेंज करते हैं हम लोग। ये -0 इंटू डी है, तो इसे हम यल -1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये माइनस डी है, तो 1 को हम लोग 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2d है तो यल माइनस इसे 3 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और इसे यल -4 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब एनालिसिस करेंगे और अंतिम से यनमा पद बताएंगे कि क्या होगा। अंतिम से यनमा पद an डैश, देखिए यल 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 सब में आ रहा है, एस ऑन स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो यल तो रहेगा, माइनस भी रहेगा, और 1 में 1 हो गया, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो यनमा में यन, तो यन -1 इंटू डी हो गया। तो यनमा पद ये फाइंड हो गया स्टूडेंट, यनमा पद। लेकिन ये यनमा पद अंतिम से फाइंड हुआ। तो कहने का अर्थ है कि जनरल जो टर्म हम लोग पढ़े हैं, इस जनरल टर्म में दो बातें निकल के आया कि अगर प्रथम पद को ए माना गया हो और अंतिम पद यल हो और कॉमन डिफरेंस हमारा डी हो, अगर ऐसा है तो पहला निकला कि शुरू से यनमा पद, जिसको हम लोग an के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। और दूसरा डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ कि अंतिम से यनमा पद जिसको an डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किए यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म एपी का जनरल टर्म का ये पूरी डाटा निकल गया स्टूडेंट। अब देखेंगे अगले क्लास में हम लोग कि इस यनमा पद से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और जब इस प्रश्न को हम लोग देख लेंगे तब फिर आगे का कक्षा में ये जानेंगे कि इसका सम कैसे निकलेगा, इसके माध्य कैसे निकाले जाएंगे, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये डिफरेंट बातें आएगी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक मेंस में और आपका एडवांस मैथमेटिक्स में, मतलब कि आईआईटीज एडवांस में और मेंस में कंफर्म इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यह समझ ले कि 25 में एक कंफर्म क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो अगले क्लास में इसके प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।